कृषा। आचार्य जी, कुछ समय पहले यूनाइटेड नेशंस का एक ट्वीट आया था। उसमें उन्होंने कहा था कि मीट ईटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रीजंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, सो ईट लेस मीट। तो ये ट्वीट आया और फिर कुछ घंटों में या एक दिन के अंदर वो ट्वीट फिर गायब हो गया। तो वो ट्वीट गायब इसलिए हुआ कि कुछ प्रेशर आया था कई सारी ऑर्गेनाइजेशन से, मीट और डेयरी के ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो गायब हो गया। तो उसका मतलब ये है कि अवेयरनेस यदि अगर बन भी रही है, साजिश है, साजिश है, अवेयरनेस है, अवेयरनेस दबाई जा रही है जानबूझ करके, ये साजिश है। यूनाइटेड नेशंस की ओर से ट्वीट आता है कि क्लाइमेट चेंज का बहुत प्रमुख कारण मांसाहार है, लेकिन तमाम तरह की लॉबीज़ हैं, तमाम तरह के प्रेशर ग्रुप्स हैं और तमाम तरह की संवेदनाओं को, सेंसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखना होता है। तो फिर उन लोगों ने वो चीज़ डिलीट कर दी। डिलीट इसलिए कर दी कि अरे अरे अरे, कहीं मीट इंडस्ट्री को घाटा ना हो जाए, कहीं लोगों की धार्मिक मान्यताओं को ठेस ना लग जाए, कहीं लोगों की स्वाद लोलुपता को बुरा ना लग जाए। ये बात बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तकों में कक्षा 3 से पढ़ाई जानी चाहिए। कि बिल्कुल अगर व्यापक स्तर पर देखो तो क्लाइमेट चेंज का मूल कारण है आदमी की जनसंख्या, और अगर हमारे कर्मों और चुनावों के तल पर देखो तो क्लाइमेट चेंज का कारण है मांसाहार। ये बात बताई ही नहीं जा रही है। बहुत बड़ा कारण है, जैसा अभी तुमने बोला कि मीट इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री है, और ये दोनों बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई इंडस्ट्री हैं। डेयरी इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती बिना मीट इंडस्ट्री के। बहुत लोग जो दूध पीते हैं वो सोचते हैं हम तो सिर्फ दूध पी रहे हैं। नहीं साहब, आप दूध नहीं पी रहे, आप मांस भी तैयार कर रहे हो। जिस जानवर का आपने आज दूध पिया है उसी का मांस कल बाजार में आएगा। जानवर इकोनॉमिकली सस्टेनेबल ही तब हो पाता है उसको पालने वालों के लिए जब पहले उससे दूध उगाहा जाए और फिर उससे मांस निकाला जाए। ऐसे समझो कि जब तुम एक गाड़ी लेते हो तो तुम उस गाड़ी से दो तरह के मुनाफे लेते हो, क्योंकि तुमने उसमें पैसा खर्च किया है तो तुम उससे दो तरह कीमत वसूलना चाहते हो। तुम कहते हो जब तक ये गाड़ी चल रही है तब तक तो मैं इससे यात्रा करूंगा। ये समझ लो तुमने गाड़ी से दूध दूह लिया कि अभी चल रही है तो मैं इससे यात्रा करता हूं, और फिर जब ये चलने लायक नहीं रहेगी तो मैं इसे कहीं बेच दूंगा, या जब मेरा इससे मन भर जाएगा तो मैं इसे बेच दूंगा। चाहे मैं किसी दूसरे ग्राहक को भेजूं, चाहे कबाड़ी को भेजूं, जिसको ही भेजूंगा कुछ रीसेल वैल्यू मिलेगी। ये तुमने मीट इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दे दिया। तो जैसे तुम गाड़ी से दो दो तरह की कीमत या फायदे वसूलते हो ना, कि पहले चलाऊंगा और फिर रीसेल से भी तो कुछ पैसा पा जाऊंगा, उसी तरीके से ये जो जानवर पाले जाते हैं वो इसी तरह से पाले जाते हैं कि पहले इनका दूध बिकेगा फिर इनका मांस बिकेगा। जानवर पालने वाला अगर दूध को एक भाव पर बेच पा रहा है, जो भी दूध का भाव है, वो इसलिए क्योंकि पता है कि अभी आगे चल करके इस जानवर का मांस भी बिकना है। अगर उस जानवर का मांस बिकना बंद हो जाए तो दूध महंगा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर दूध बिकना बंद हो जाए तो मांस इतना महंगा हो जाएगा कि फिर मीट खाने वालों की आफत आ जाएगी। तो इसीलिए जानवर की हत्या करने में दूध खाने वाले और मांस खाने वाले ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। बस बात इतनी सी है कि दूध खाने वालों को अभी ये पता ही नहीं है अधिकांशतः कि जानवर के उत्पीड़न में वो भी उत्तरदायी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। वो सोचते हैं हम तो सिर्फ दूध ले रहे हैं। देखिए, वो ज़माने चले गए जब घर की गाय हुआ करती थी, कि घर में ही जन्मती थी, घर में ही खाती पीती थी और फिर घर में ही वो दम तोड़ देती थी। ज़्यादातर लोग जो दुग्ध पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, मुझे बताइए क्या उनके घर की गाय भैंस से दूध आता है? अगर उनके घर की गाय भैंस से दूध आता है तो मैं उनको अलग रख रहा हूँ, फिर मैं उनकी बात नहीं कर रहा।
पर 99% लोगों के घर में तो बाजार से दूध आता है ना, तुमको पता भी है। जिस जानवर से तुमको दूध आ रहा है वो दूध किस तरीके से आ रहा है, जानवर कितना शोषण करके आ रहा है, और जब वो जानवर तुमको दूध देने लायक नहीं रहेगा तब उस जानवर के साथ क्या व्यवहार होने वाला है। तो दूध को खरीद करके और दूध का लगातार उपभोग कर करके तुमने जानवर के शोषण को जबरदस्त प्रोत्साहन दे दिया है। अब वो जानवर कटेगा आगे, बल्कि वो जानवर कटेगा क्या, वो तो पैदा ही इसलिए हुआ था सिर्फ ताकि तुमको दूध दे सके। तुम्हें क्या लगता है वो जानवर प्राकृतिक तौर से पैदा हुआ था? नहीं, उसको कृत्रिम तौर से जबरदस्ती पैदा कराया गया था। गाय का, भैंस का जबरदस्ती गर्भाधान कराया जाता है, एक तरह का बलात्कार होता है वो, ताकि तुम्हारी दुग्ध पिपासा शांत हो सके। नहीं तो इतने सारे लोग हैं, इनको दूध देने के लिए गायें थोड़ी ही बड़ी तत्पर हैं कि दुनिया भर की गायों ने संकल्प उठाया है कि आदमी अपनी आबादी बढ़ाता रहे बढ़ाता रहे। 800 करोड़ आदमी हो गए हैं दुनिया में, और गायें कह रही हैं कि इनको दूध देने की जिम्मेदारी हम लेते हैं ना, हमारी प्रजाति तो है ही इसीलिए कि आदमी अंधाधुंध अपनी आबादी बढ़ाता रहे और हम उसको दूध पिलाती रहें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गायों का बड़ा शोषण है, और जिन लोगों को गायों से प्रेम हो वो पहला काम तो ये करें कि दूध पीने से दूर हो जाएं, अनजाने में ही सही, लेकिन आप पशु पीड़न का पाप अपने सर ले रहे हैं। खैर, ये मुद्दा थोड़ा जो पंडित जी का और ERJ साहब का मुद्दा था उससे थोड़ा अलग हो गया, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये जो 2 प्रश्न आचार्य जी आपने बताए जो आए थे, इनमें एक चीज़ मैंने देखी कि इन्होंने सफरिंग के बारे में तो बात ही नहीं की, कि जो जैसे अभी आपने बताया कि 90% तो फैक्ट्री फार्म्स में होते हैं। मैं कुछ वीडियोस यूट्यूब पर देख रहा था, आती रहती है, तो उनमें जिस तरह से उन्हें रखा जाता है एकदम छोटे से केज के अंदर, हमें तो वो भी नहीं पता है। हमें तो लगता है कि चलो किसी को लेकर ही मार रहे हैं, लेकिन ये भी हमें नहीं पता है कि वो उनका पूरा जीवन ही कैसे निकलता है। तो उस चीज़ के ऊपर भी अवेयरनेस नहीं है कि जिस तरह से उन्हें रखा जा रहा है, उन्हें पूरा बड़ा किया जा रहा है, वो सफरिंग, एक्सट्रीम सफरिंग है। ये मुद्दा एक तरफ तो महत्वपूर्ण है, दूसरी तरफ मैं इस बात में एक प्रकार का नैतिक आडंबर भी देखता हूँ। जब कहा जाता है कि जो कटने के लिए जानवर हैं उनके साथ ह्यूमेन ट्रीटमेंट होना चाहिए, मानवीय बर्ताव, तो ये बात सही भी लगती है मुझे, लेकिन जैसा कहा नैतिक आडंबर से ओतप्रोत भी लगती है। तुम कह रहे हो कि काट तो मैं उसे कल दूंगा ही, पर आज जरा उसका ख्याल रख लूं। ये क्या बात है? तुम्हें ख्याल रखना ही है तो काट ही क्यों रहे हो? और कैसा दिल है तुम्हारा कि आज तुम उसका ख्याल रखोगे और कल तुम उसकी छाती में छुरी उतार दोगे? बाकी बात तुम्हारी बिल्कुल सही है कि अगर कोई बस एक बार जा कर के देख ले, ये जितने बड़े बड़े मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउसेस होते हैं इनके अंदर कि किस तरीके से जानवरों की दुर्दशा है। एक बार कोई जानवर जा रहा हो कटने के लिए, उसकी आंख में आंख डाल के देख ले, फिर मजाल है कि तुम मांस खा पाओ। ये तो जो डब्बा बंद मीट तुम्हारे सामने आ जाता है, इसके कारण तुम्हें लगता है कि ये तो शायद कोई ऐसी चीज़ है जो किसी मशीन से निकली है या फल जैसी ही है। वो पूरी प्रक्रिया जान लो कि मांस कैसे बन रहा है, जानवर कैसे कट रहा है, तो तुम जिंदगी में दोबारा मांस खा नहीं पाओगे। और अभी तो उस तरह का डब्बा बंद मीट सप्लाई करने के लिए हिंदुस्तान में नई नई कंपनियां आ रही हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पर ये शुरू किया जा रहा है, पैकेज्ड मीट हम सप्लाई करेंगे, बिल्कुल स्वादिष्ट, डिलीशियस। धिक्कार है ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप पर। लोगों को और ये भ्रम रहेगा कि देखो ये तो बस हमने डब्बा खोला, जैसे डब्बे से आप तेल निकालते हो, मक्खन निकालते हो, मैगी निकालते हो, वैसे ही आपने मांस निकाला और आपने खा लिया। जब आप कम से कम सड़क किनारे वाला जो कसाई होता है उसकी दुकान पर लटकते हुए कटे हुए बकरे को देखते हो तो कुछ तो आपको पता चलता है उस जानवर की वेदना के बारे में। डब्बा बंद मांस आपके पास आ गया, फिर तो और बड़ी सुविधा हो जाएगी कि ये तो बिल्कुल पैकेज्ड प्रोडक्ट है बस। और ये सब कुछ हमारे यहाँ पे चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे। नए नए प्रतिभाशाली
MBAs निकल के आ रहे हैं और उनका बिजनेस प्लान ये है कि अब हम पैकेज्ड मीट होम सप्लाई करने वाली कंपनी बनाएंगे। लानत है। एक आर्गुमेंट कई बार आता है, उसमें कई लोग कहते हैं कि हम तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की समस्याएं हैं, मैकेनाइजेशन की समस्याएं हैं, तो ये तो आज पिछले 20, 30, 40 दशक की समस्याएं हैं। लेकिन मास तो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बंगाली फैमिली से आता हूँ, और बंगालीज़ में और कई ऐसे और ग्रुप्स में तो कई हज़ार सालों से मांस खाया जा रहा है। तो वो कहते हैं कि हम इतने समय से खा रहे हैं, और तो ये सारे आर्गुमेंट्स तो आज के हैं। कई 100 सालों से बंगाल में सती प्रथा भी चलती थी, बंद क्यों कर दी बंगालियों ने? हाँ, यह बेचारी मछली इतनी अभागी है कि उसके साथ जो प्रथा संबंधित है वो बंद नहीं की जा सकती। सालों में ही पीछे जाओगे तो जितना पीछे जाओगे उतना आदमी को नंगा पाओगे। तो कहते क्यों नहीं कि कई लाख वर्ष तक आदमी नंगा घूमता रहा, आज हम कपड़े क्यों पहन रहे हैं? ये अतीत का हवाला दे करके क्यों कुतर्क करते हैं हम कि पहले भी तो हमारे जो पुरखे पूर्वज थे जंगली, वो मांस खाते थे तो हम भी खाएंगे। वो पुरखे पूर्वज न तो स्कूल जाते थे, न शादी ब्याह करते थे। जिस स्त्री को 5-7 पुरुष मिले वो उन्हीं के साथ अपना सहवास कर लेती थी। किसी पुरुष को अपने जीवन काल में 8-10 स्त्रियां मिल गईं तो वो उन्हीं से संतानें पैदा कर लेता था। इस तरीके के थे वो जो जंगल में रहते थे। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ वो जंगल में बैठ के अनिवार्य रूप से मांस ही खा रहे थे। इतना नहीं आसान है किसी जानवर को पकड़ के उसका मांस खा लेना। जानवर भी अपनी रक्षा के लिए तत्पर होता है। और आदमी का शरीर इतना न तो सुदृढ़ है, न बलवान है, न हमारे पास पैने पंजे हैं, न तीखे दांत हैं कि हम आसानी से जानवर को पकड़ सकें और खा भी सकें। ये जो जितने बकराबाज मुर्गाबाज हैं, इनसे मैं कह रहा हूँ, तुम एक मुर्गे को पकड़ के दिखा दो खुले मैदान में और फिर बताओ कि हमारे पूर्वज तो मुर्गा ही चबाया करते थे। काहे भाई, कैसे चबा लिया करते थे? आज तो तुमसे वो दौड़ता मुर्गा पकड़ में आ नहीं रहा है। तब मुर्गा जंगल में दौड़ता था बिल्कुल खुला, तब तुम्हारे पूर्वज कैसे पकड़ लेते थे मुर्गा? तो ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज सब मांसाहारी ही थे। आदमी का जैसा शरीर है, हमारे लिए ज़्यादा आसान यही था कि हम फल फूल पत्ते वगैरह खाएं। हाँ, बीच बीच में कोई शिकार लग गया हाथ तो अच्छी बात है, लेकिन कुलाचे मारते हिरण को तुम रोज़ पकड़ के नहीं खा सकते। तुमसे कहीं ज़्यादा कुशल है वो और तीव्र है दौड़ने में। तो बड़ी बुद्धिहीन किस्म की बातें होती हैं कि पूर्वज तो हमारे सब मांसाहारी ही थे। जैसे कि मांसाहार उनको पत्तल में सजा करके परोसा जा रहा हो कि लीजिए ना साहब, खाइए ना। कहाँ से मिल जाएगा? फल तो बेचारा लटक रहा है पेड़ से, उसको तुम तोड़ भी लोगे। मुर्गा थोड़ी पेड़ पे लटक रहा है कि जाके तोड़ आओगे। मुर्गा भी कहेगा तुम्हारी ही भूख कीमती है, हमारी जिंदगी कीमती नहीं है, वो भग जाएगा, कैसे पकड़ लोगे? पूर्वजों के जमाने की बात कर रहा हूं, जब ना हथियार है ना औजार है, कैसे पकड़ लोगे बताओ? तो तब भी आदमी अधिकांशतः शाकाहारी ही था। और अगर थोड़ा सा जो रिसर्च हुई है पुराने आदमी के खान पान में, उसको पढ़ोगे तो यही बात सामने आएगी कि हाँ, वो अधिकांशतः शाकाहारी ही थे हमारे पुरखे। इतना जो मांसाहार हो रहा है आजकल, जानते हो, ये प्राचीन काल से नहीं चला आ रहा है। इस भ्रम से बाहर आओ। ये जो इतना मांसाहार हो रहा है, ये पिछले लगभग 100 सालों में शुरू हुआ है। पिछले 100 सालों में ही ये भ्रम फैलाया गया है कि मांसाहार से ही प्रोटीन मिलेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तो इसीलिए इंडस्ट्रियलाइज्ड मीट प्रोसेसिंग होने लग गई है, एनिमल एग्रीकल्चर होने लग गया है। तो मांसाहार कोई बहुत पुरानी चीज़ नहीं है इतनी, बल्कि इतना व्यापक मांसाहार बस पिछले 100 सालों की बात है और उसके दुष्परिणाम हमें आज भुगतने पड़ रहे हैं। कुछ महीनों पहले आचार्य जी एक वीडियो देखा था, और BBC का वीडियो था। उसमें दिखाया गया एक डॉक्यूमेंट्री शुरू होती है, एक छोटा सा एक छौना है
और जो उसका मालिक है वो उसको कह रहा है कि इसकी माँ मर गई है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो कृत्रिम तरीके से उस छोने का लालन पोषण होता है और बड़ा वो मार्मिक दृश्य दिखाया गया। और अंत में पता ये लगा कि वो एक मतलब वही जो एनिमल हस्बेंड्री का पूरा एक, तो पूरे नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं वाओ कितना बड़ा, कितना बढ़िया, बहुत हाउ लवली। और आखिरी में जब मैंने वहाँ कमेंट किया कि हम इस पूरे गेम में समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर में तो वहाँ पे वो मरेगा, ये बात ही नहीं की जा रही, आप क्या नीचे कमेंट्स लिखे जा रहे हो, वाओ कितना प्यार भरा वो सब है। तो नीचे काफ़ी लोगों ने वापस रिप्लाई किया, उन्होंने बोला कि ये एक नया तरीका, मतलब ह्यूमन ट्रीटमेंट से हम बड़ा ह्यूमन रखते हैं। तो आजकल भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी एड्स आते हैं इंस्टाग्राम में, कुछ नए ब्रांड्स आए हैं जो बोल रहे हैं कि हम बड़े ह्यूमन वे से इनका दूध निकालते हैं। तो जैसे गायों को हम बिल्कुल फ्रीली फील्ड्स में घूमने देते हैं और जो कैटल है उसको भी घूमने को देते हैं बिल्कुल, और फिर हम उनको आखिर और मारते भी कैसे हैं, उनको एक बुलेट मारा जाता है और ऑन द स्पॉट मारा जाता है। तो एक नया वर्ड बार बार वो कमेंट्स में यूज़ आ रहा था, खासकर उसमें मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग थे जो लिख रहे थे ह्यूमन ट्रीटमेंट होता है, एक ह्यूमन वे से उनको मारा जाता है, लेकिन वो मारने की बात नहीं कर रहे थे, वो ह्यूमन बात कर रहे थे। हमें अपनी पाशविक प्रवृत्तियों के मज़े भी लेने हैं और अपनी नैतिकता को भी संतुष्ट रखना है। तो हमें अपनी पशुता दिखानी है पर नैतिक तरीके से। पशुता तो दिखानी ही है पर नैतिक तरीके से, ठीक है। जैसे कि तुम किसी लड़की का बलात्कार करो और उसके बाद उससे कहो कि ये लीजिए आप 1 लाख रुपए लीजिए, देखिए मैंने यूं ही आपका शरीर नहीं भोग लिया, मैं आपके साथ बड़ा ह्यूमन ट्रीटमेंट कर रहा हूं। तो उसी तरीके का ये काम है कि जानवर की हत्या तो मैं करूंगा ही, उस पर मैं कोई बहस या बातचीत नहीं करना चाहता। मैं बहस इस बात पे कर सकता हूं कि ह्यूमन ट्रीटमेंट दो भाई। सारा मुद्दा ये बना लिया है कि उसको काटने से पहले थोड़े बड़े पिंजड़े में रखो, खाना पीना ठीक रखो, इत्यादि इत्यादि। मुद्दा ये बना लिया है। ये मुद्दा ही नहीं है कि भाई तुझे उसे पिंजड़े में रखना ही क्यों है, इसकी नहीं बात कर रहे। जैसे कि मुद्दा ये चल रहा हो कि बलात्कार के बाद मुआवजे के तौर पर 1 लाख देना है कि 5 लाख देना है, ये बात ही नहीं करना चाहते कि बलात्कार करना ही क्यों है। या कि हत्या के बाद मुआवजा 10 लाख देना है कि 50 लाख देना है। कुल बहस इस बात पर चल रही है 10 की 50, 10 की 50, 10 की 50। इस बात पर कोई मुद्दा ही नहीं है कि हत्या करनी ही क्यों है। इसमें आचार्य जी अक्सर एक चीज़ ये देखी गई है, जैसे आज आपने जो पूरी बात समझाई वो थोड़े वैज्ञानिक तथ्यों के साथ बात को बताया। तो अक्सर जब इन तथ्यों को पढ़ता था तो मेरे अंदर भी एक्सपेक्टेशन ये होती थी कि शायद जो समाज का पढ़ा लिखा तबका है, जब वो इन तथ्यों को पढ़ेगा तो शायद वो भी इस बात को समझेगा। पर देखने को बहुत उल्टा मिलता है कि जब ये बात समाज के जो सबसे समृद्ध लोग हैं उनके पास पहुंचती है तो बात को वो तथ्यों से मोड़कर माय चॉइस पे ले आते हैं। ये देखने को सबसे प्रगाढ़ रूप से तब मिला था जब इंडिया में बीफ बैन की बात की गई थी कुछ सालों पहले। तो जो गरीब व्यक्ति था वो तो शायद खाता ही नहीं था पहले इतना, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर पाते थे, जो समृद्ध थे, वो पढ़े लिखे भी थे, पर वही वो लोग थे जिन्होंने सबसे ज्यादा इसका विरोध भी किया था। और उनका तर्क जो प्रमुख इस पर होता था वो हमेशा ये होता था कि मेरी मर्जी, मेरी थाली में क्या है वो तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो। तो ऐसे लोगों को नहीं, तो फिर तुम ये भी तो बोल सकते हो कि मेरी गाड़ी काला धुआं फेंकती है, मेरी मर्जी, मेरी गाड़ी क्या धुआं फेंक रही है, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारी गाड़ी धुआं मार रही है तो पुलिस तुम्हारा चालान काट देती है, तब तुम क्यों नहीं कहते मेरी मर्जी, मेरी गाड़ी, पर्सनल चॉइस, मैं ऐसी गाड़ी रखना चाहता हूँ जो धुआं मारती है, तब क्यों नहीं कहते। तो ये बहुत मूर्खतापूर्ण बात है कहना कि मैं मांस खा रहा हूँ मेरी मर्जी। वो तुम्हारा पर्सनल या प्राइवेट मसला थोड़ा ही है।
तुमने वो जो अपनी थाली पे रखा हुआ है उससे पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है। तुम जो खा रहे हो उसका कार्बन फुटप्रिंट ज़बरदस्त है और उससे मेरे ऊपर भी असर पड़ रहा है। तो वो तुम्हारा निजी मसला नहीं है, वो मेरा भी मसला है। मैं तुमसे बात करूंगा और मैं हस्तक्षेप करूंगा और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो जिससे दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। भाई ऐसा थोड़ा ही है कि तुम अपने एक बंद कमरे में सारा अपना जीवन बिता रहे हो जहां जो कुछ हो रहा है उसका बाकी संसार पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तुम जो कुछ कर रहे हो उसका असर मेरे ऊपर पड़ रहा है ना, और मानसिक रूप से नहीं, बहुत टेंजिबल, बहुत भौतिक रूप से। ठीक वैसे ही तुम्हारी प्लेट पर रखे मीट का मुझ पर असर पड़ रहा है जैसे कि तुम्हारी गाड़ी से निकलते काले धुएं का मुझ पर असर पड़ रहा है। तो ये तुम्हारा पर्सनल मैटर नहीं है। निजी चुनाव और माई चॉइस इत्यादि जुमले उछाल करके बेवकूफ़ी मत करो। एक दूसरा तर्क है जो कुतर्क की तरह इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों द्वारा जो थोड़े पढ़े लिखे भी हैं और शायद मांस खाने की तरफ रुचि भी रखते हैं। वो अक्सर कहते हैं कि जो होमो सेपियंस हैं ये अपनी पुरानी जो स्पीशीज थे उनसे इवॉल्व होकर होमो सेपियंस बन ही इसलिए पाए बिकॉज दे वर मीट ईटर्स। अब तो बन गए या अभी कुछ और बनना है? अजीब बात है। तुम कक्षा 6 से कक्षा 7 में जा ही इसलिए पाए क्योंकि तुमने कक्षा 6 की किताब पढ़ी थी, तो आज भी पढ़ते रहोगे? अरे वो अतीत में हो सकता है तुम्हारे लिए लाभकारी रही हो, आज थोड़े ही है। क्या आज भी है? बोलो। तुम बचपन के दांत देखे अपने? तुम्हारे ये जो आज 32 दांत है ये आ ही इसीलिए पाए क्योंकि तुम्हारे जो दूध के दांत थे वो गिरे थे। तो आज वाले दांत भी फोड़ दें? अरे जो अतीत में हुआ था तुम्हें उसका लाभ मिल चुका, अब वही व्यवहार दोबारा थोड़ी ही दोहराओगे। अतीत के दांत गिरे थे तो उससे तुम्हें कुछ लाभ मिल गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम आज भी अपने दांत तोड़ते रहोगे। तो ये तर्क हो सकता है अपने आप में सही भी हो कि भाई अतीत में मांस खाने के कुछ लाभ मनुष्य को मिले, शोध का विषय है, शोधकर्ता ही बताएंगे लाभ मिले कि नुकसान मिले कि क्या हुआ। लेकिन अगर लाभ मिले भी थे तो पहले मिले थे, आज तुम्हें क्या जरूरत है? और आज तो तुम मांस खा करके अपने ही ग्रह, अपने ही घर, इस पृथ्वी का सर्वनाश किए दे रहे हो। आज की बात करो ना, पहले क्या हुआ था वो पहले की बात है, खत्म किस्सा। अभी का बताओ।